हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, और वैसे हिस्ट्री के प्रश्न जो पिछले बीपीएससी पीटी में पूछे गए थे और आगे 71st बीपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी बातों की चर्चा के इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा समझने का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही नहीं, इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसके अंतर्गत भी लगभग एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बने होते हैं। इसीलिए आप पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा फैक्ट्स को समझने का प्रयास करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो काफ़ी मजबूत हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह, जिसे चुआर विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, और ये विद्रोह जो हुआ था ये जमींदारों और आदिवासियों के द्वारा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें भू राजस्व नीति के खिलाफ आदिवासी लोग खड़े हुए थे। लगभग बिहार और बंगाल के लोग इसमें मिले हुए थे, कुछ क्षेत्र जो था इसमें शामिल था, और इसमें भू राजस्व नीति के खिलाफ आदिवासी और जमींदार लोग दोनों मिल करके ये चुआर विद्रोह किए थे। इसलिए इसे बिहार का चुआर विद्रोह या चौरी विद्रोह कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1832 में, 1842, 1758, 1784 या नन ऑफ द एबव इसमें से कौन आंसर हो सकता है? तो आंसर इसका सी है, 1798। ठीक है, अब देखेंगे बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष बिहार को उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर आपको याद रहना चाहिए। उड़ीसा को बिहार से पृथक कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1936 ईस्वी में बिहार को, उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो देखेंगे क्या क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन से फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखेंगे 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ये भी ध्यान में रखना है। 1936 में उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग किया गया था, लेकिन बंगाल से जुड़े बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कब किया गया था? 22 मार्च 1912। ये आपको ध्यान में रखना है। 22 मार्च को आपको याद है बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसी समय को याद करते हुए बिहार दिवस मनाते हैं। अलग कर दिया गया झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। तो यहाँ पे 3-4 फैक्ट्स आपको मिल चुके हैं। पहला क्या है? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग किया गया। बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत को 22 मार्च 1912 में अलग किया गया। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और झारखंड को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा जो प्राप्त हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को प्राप्त हुआ है। तो ये आपके फैक्ट्स हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अगला क्वेश्चन जो है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? एम.ए. जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद या अब्दुल गफ्फार खां, या नन ऑफ द एबव, मोर देन ऑफ द एबव। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खां इसमें आंसर होगा। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खां को।
ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में चलेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बच्चा खान के भी नाम से जाना जाता है, बच्चा खान के भी नाम से जाना जाता है, वह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था, शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध के लिए उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध होने के कारण इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। उनके जन्म के बारे में तो सब लोग जानते हैं, अब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी। इसका आंसर क्या होगा, ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। इसके एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। ब्रितानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे, ग्वालियर में, 18 जून 1858 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो देखेंगे बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह किसने बोला था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास या नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, कौन हो सकते हैं। इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था। बंगाल विभाजन सभी के लिए बहुत ही दुखदाई हुआ था। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई है, ये याद रखिएगा। घोषणा हुई थी जुलाई 1905 में, घोषणा, ठीक है, घोषणा हुई थी और लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया था। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया था, जिस दिन लागू किया गया था। ठीक है, और यहीं से शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस प्रकार बंगाल विभाजन होता है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। इसकी जो घोषणा होती है जुलाई 1905 में होती है। और इसके बारे में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो फैक्ट है उसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ डायर और सॉन्डर्स, किसे मारा था। अब इसमें एक जनरल डायर भी आते हैं, माइकल ओ डायर भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि जनरल डायर होगा या माइकल ओ डायर होगा। तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है, माइकल ओ डायर को मारा था। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था, उसकी ब्रिटेन में जाकर के हत्या कर दी।
इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ए वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जब जनवरी 1926 ईस्वी में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा की, तब यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विद्रोह किया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया जाता है। के मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस आंदोलन से उपजी समस्या के समाधान के लिए ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% तक कर दी। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफल हुआ। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ होता है और यहीं पे इसी बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि उन्हें मिलती है। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में महिलाएं उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान करती हैं और वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, रैम्पो मैकडोनाल्ड, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कौन वैसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। इनमें से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी सदस्य थे, बस रैम्पो मैकडोनाल्ड जो यहाँ पे नाम बताया गया है वो सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के 1946 में जो भारत में भेजे गए थे। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर इनके सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके द्वारा निम्न प्रस्ताव भी किया गया: अंतरिम सरकार भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। ठीक है, कुछ प्रस्तावों को लेकर के। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी या नन ऑफ द एबव या मोर वन ऑफ द एबव? कौन होगा आंसर?
1931 ईस्वी गांधी इरविन समझौता का वर्ष है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय इरविन से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दों पर भारतीयों के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो गांधी जी या कांग्रेस के जो सदस्य थे वो भागीदार नहीं हो रहे थे, तो उसी पे गांधी इरविन समझौता होता है और इन्होंने आश्वासन दिया कांग्रेसियों अंग्रेजों को कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आएंगे, लेकिन शर्त ये है कि हमारे संविधान के लिए, हमारे संरक्षण के लिए, भारतीयों के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए आप बात करेंगे। हमें वो शर्त के हिसाब से हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस प्रकार गांधी इरविन समझौता के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1920 के नागपुर में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। कौन हो सकता है बताइए? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में जब रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया जाता है, जब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं, तब उसी समय पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं और हम समझते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी प्रकार अगले वीडियो में भी हम कल इसी तरह क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।